तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में। आयरन का लिमिटेड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होता है। जितना हम आयरन फूड में लेते हैं उतना आयरन यूटिलाइज नहीं होता, उतना आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। ओनली 5 to 10% ऑफ टेकन आयरन विल बी एब्जॉर्ब्ड। उसमें भी इनऑर्गेनिक आयरन जो है इजली एब्जॉर्ब नहीं होता, मीट आयरन इजली एब्जॉर्ब होता है। आईडीए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अफेक्ट मेंटल एक्टिविटी इन अ चिल्ड्रन। अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो मेंटल एक्टिविटी अफेक्ट होता है। अगर हम आयरन के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है ड्यूडेनम में होता है। आयरन कैरियर प्रोटीन जो है ट्रांसफेरिन होता है, ट्रांसफेरिन, और एक ट्रांसफेरिन जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम आयरन स्टोरेज साइट की बात करें तो होता है क्या है कि आयरन जो है कैरी होता है ट्रांसफेरिटीन के साथ। कहाँ तक जाएगा? जहाँ स्टोर होगा तो लीवर में स्टोर होगा, मसल्स में स्टोर होगा, मायोग्लोबिन में स्टोर होगा या मैक्रोफेज में स्टोरेज होगा। तो अब ये जो आयरन स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो फेरिटीन के फॉर्म में होगा और हेमोसेड्रिन के फॉर्म में स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो फेरिटीन के फॉर्म में और हेमोसेड्रिन के फॉर्म में। अब देखिए कि जो मेनली जो आयरन जो है एब्जॉर्ब होता है Fe2+ में। जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो क्या होता है? Fe2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है? Fe3+ के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम बात करें फेरिटीन में से अगर आयरन को निकाल दे तो क्या बनेगा? एपोप्रोटीन, जिसे हम बोलेंगे प्योर प्रोटीन। फेरिटीन में से अगर हम आयरन को निकाल दे तो क्या बनेगा? एपोप्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे? फ्री प्रोटीन बोलेंगे। अब कैसे आयरन सर्कुलेट होता है वो चीज़ें देखेंगे। तो जैसे ये ड्यूडेनम में आयरन आया, वो ट्रांसफेरिन के मदद से कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में जाएगा और कुछ क्या होगा? लीवर में जाके स्टोर होगा। प्लाज्मा में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? बोन मेरो में जाएगा, क्योंकि बोन मेरो ही तो आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। तो वहीं पे तो हीमोग्लोबिन को आयरन की जरूरत पड़ेगा, तो बोन मेरो में जाएगा। बोन मेरो में जाने के बाद क्या होगा? आरबीसी का सर्कुलेशन होगा। आरबीसी के जब सर्कुलेशन होगा तो वहाँ पे कुछ ब्लड लॉस भी हो जाता है, कुछ आयरन लॉस हो जाता है, जैसे मेनेस्ट्रुअल लॉस हो गया या किसी प्रकार का हेमरेज हो गया, है ना। तो आरबीसी सर्कुलेशन में आएगा। फिर आरबीसी सर्कुलेशन के बाद कुछ जो यूटिलाइज होना है हीमोग्लोबिन के साथ, जो आयरन ज़रूरत है वो यूज़ हो जाएगा। बाकी बात कहाँ चला जाएगा? मैक्रोफेज में चला जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? तो हेमोसेड्रिन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। डेली आयरन का लॉस जो है 1 मिलीग्राम डेली आयरन की लॉस होता है। अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ आयरन इन बॉडी इज फाउंड इन द सर्कुलेशन। जो ज़्यादातर जो आयरन, जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आयरन होता है वो कहाँ पे होता है? सर्कुलेशन में होता है, 1.7 से 2.4 ग्राम। अगर हम बात करें आयरन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयरन कहाँ स्टोर होता है? तो सर्कुलेट होता है तो सर्कुलेशन में। अब देखिए क्या होता है कि जो आयरन है फिर यूटिलाइज हो जाएगा हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। कैसे कि बोन मेरो है, बोन मेरो में आरबीसी बनाया, आरबीसी क्या हुआ? 120 डे के बाद तो बोन मेरो में है, फिर आरबीसी बोन मेरो ही बनाता है। 120 डे के बाद ये डेड हो जाएगा इसका स्प्लीन में तो हीमोग्लोबिन अलग हो गया, आयरन अलग हो गया। फिर ये आयरन क्या होगा? रीयूटिलाइज्ड होगा। आयरन जो ट्रांसपोर्ट होता है मैक्रोफेज में, प्लाज्मा, फेरिटीन एंड देन बोन मेरो और इरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें कि आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है नॉर्मली जस्ट सफिशिएंट होता है मेकअप फॉर आयरन लॉस, ठीक है। अगर हम डेली आयरन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 1 मिलीग्राम डेली एब्जॉर्ब होता है और डेली क्या होता है? लॉस भी होता है। अब देखिए ये इंटेस्टाइन है, ये आयरन यहाँ पे आया इंटेस्टाइन के पास, किस फॉर्म में आया? Fe3+ के फॉर्म में आया। अब ये Fe3+ जो है ये क्या है? ट्रांसफेरिन है, डेट मीन्स ट्रांसपोर्ट आयरन है। तो ये Fe3+ को कन्वर्ट होना होगा
Fe2+ में। तो जिसके लिए यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी फेरिक रिडक्टेज, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फेरिक रिडक्टेज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मदद से Fe3+ किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में। अब ये Fe2+ जो है कहाँ पे जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो ये Fe2+ सेल के अंदर जाएगा, इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है जो है DMT फर्स्ट। DMT का मतलब हुआ डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट। अब ये Fe2+ DMT के मदद से क्या होगा, सेल के अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया, क्या आ गया, Fe2+, और ये क्या हो गया, स्टोर हो गया फेरेटिन। अब ये फिर ये कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा। तो ये प्लाज्मा में जाएगा तो ये क्या होगा, फेरोप्रोटीन के मदद से, फेरोप्रोटीन Fe3+ प्लाज्मा में जाएगा किस एंजाइम की मदद से, तो फेरोक्सीडाइज के मदद से, फेरोक्सीडाइज के मदद से बाहर जाएगा। तो Fe2+ सेल में किसकी मदद से आया, Fe2+ सेल के अंदर DMT फर्स्ट की मदद से आया, और आउट जो हुआ किसके मदद से, तो फेरोक्सीडाइज के मदद से। ओके, तो ये 2.3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। एक टॉपिक आता है हेप्सिडीन, एक टॉपिक है हेप्सिडीन। तो हेप्सिडीन हॉर्मोन्स होता है जो सिक्रीट होता है लीवर से। हेप्सिडीन का फंक्शन है कंट्रोल द आयरन एब्जॉर्प्शन थ्रू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ फेरोप्रोटीन। ये जो फेरोप्रोटीन जो कि क्या है, फेरोप्रोटीन Fe2+, तो ये कंट्रोल करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को थ्रू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ फेरोप्रोटीन। हेपेसिडीन हार्मोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयरन एब्जॉर्प्शन। कह रहा है कि हेप्सिडीन बढ़ेगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगा, अगर हेप्सिडीन इंक्रीज करेगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो फेरोप्रोटीन है वो उसको काम नहीं करने देगा, वो शट डाउन हो जाएगा। अब हम अगर बात करें, अगर देखिए इसमें लैंग्वेज में देखें फंक्शन, तो इनहिबिट द फंक्शन ऑफ फेरोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फेरोप्रोटीन है उसको इनहिबिट कर देता है। एंड मैक्रोफेज हैज टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ आयरन टू सर्कुलेशन। अब वो जो मैक्रोफेज के अंदर जो आयरन स्टोर है उसको रिलीज होने से क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, अगर हम एक कंडीशन देखते हैं जैसे हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया केस में क्या होता है, हेप्सिडीन जो है कम रिलीज होता है। हाइपोक्सिया केस में हेप्सिडीन का रिलीज कम होता है तो आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे दूसरी कंडीशन है इंटरल्यूकिन 6, अगर इंटरल्यूकिन 6 और TFR2 क्या करता है तो ये भी हेप्सिडीन रिलीज ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भी हेप्सिडीन रिलीज को कम कर देता है, तो यहाँ पे आयरन एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बॉडी आयरन स्टेटस की बात करें कि बॉडी आयरन स्टेटस अगर इंक्रीज डिमांड होगा, अगर बॉडी डिमांड कर रहा है, आयरन को ज़्यादा डिमांड कर रहा है, ख़ास तौर में यह प्रेगनेंसी में केस में होता है, तो लो आयरन स्टोर, जो आयरन स्टोर हो रखा है बॉडी में वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो हाई एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड कंडीशन है आयरन ओवरलोड। अगर आयरन ओवरलोड है, ठीक है, मतलब फुल आयरन है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, आयरन का कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेन एंड फॉर्म ऑफ डाइटरी आयरन। अगर मान लो कि मोर आयरन लो, हीम आयरन लो, ज़्यादा आयरन है, फेरस आयरन है, फेरस आयरन का मतलब क्या, Fe2+ है, तो ये क्या करेगा, ऑल लीड टू मोर एब्जॉर्प्शन। ये तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, अगला है, तुमने देखा क्या कि अगर हम डाइटरी फॉर्म में अगर हम क्या आयरन ज़्यादा लेते हैं, जैसे मोर आयरन ले लो, ज़्यादा हीम आयरन है, फेरस आयरन है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। अगर कुछ हम बात करें इन्हेंसर की बात करें और इनहिबिटर की बात करें, तो जैसे आयरन एब्जॉर्प्शन इन्हेंसर कौन कौन सा है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जैसे मीट हो गया, मीट आयरन हो गया,
फ्रूट, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी क्या है, आयरन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जैसे शुगर हो गया, जैसे सोल्यूबल एजेंट है, ये भी क्या करता है तो इन्हेंस कर देता है। एसिड क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इनहेबिटर में क्या क्या है, जैसे डाइटरी फूड में कैल्शियम हो गया। कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या करता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप आयरन का टैबलेट लो तो कैल्शियम का टैबलेट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो डीएम जो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर था इसके साथ बाइंड कर जाएगा, है ना। तो इसलिए हाई फाइबर फूड लेने से भी होता है, आयरन एब्जॉर्प्शन डाउन हो जाता है। कॉफ़ी या टी लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जैसे कोई भी पॉलीफेनॉल कंपाउंड लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एंटी एसिड, जबकि एसिड क्या करता है, बढ़ाता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, लेकिन एंटी एसिड क्या करता है, डाउन करता है। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा? जैसे हीम आयरन। हीम आयरन क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि इनऑर्गेनिक आयरन क्या करेगा, डाउन करेगा। फेरस आयरन, फेरस आयरन जो है फेरस आयरन क्या करेगा तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, लेकिन वहीं पे जब फेरिक आयरन की बात करेंगे तो वो डाउन करेगा। एसिड क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा, लेकिन जब एंटा एसिड क्या करेगा, वो क्या एंटा एसिड क्या करता है, रिड्यूस करता है। आयरन डिफिशिएंसी, अगर आयरन डिफिशिएंसी है, आयरन की कमी है तो भी एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। उसके बाद हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब जब एक्सेस आयरन हो तो भी आयरन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सोल्युबलाइजिंग एजेंट जैसे शुगर हो तो भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कि विटामिन सी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ये वीवीआई पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछने की भी संभावना रहता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन सी। अगला है स्टेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कौन कौन से स्टेज होता है? जैसे अगर मान लीजिए स्टोर आयरन है बॉडी में और उसका डिप्लेशन हो जाए, उसकी कमी हो जाए, जैसे ही उसकी कमी होगी तो आयरन तो इरिथ्रोपोइसिस जो होगा, जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आयरन डिफिशिएंट होगा और क्या होगा, एनीमिया होगा फाइनली, है ना। तो स्टेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी में पहला है स्टोरेज आयरन डिप्लेशन, आयरन डिफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस और एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की बात करें, कॉज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। क्या कारण है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का? तो सबसे ज़्यादा जो 80% केस में देखा गया है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का, क्रोनिक ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे क्या ब्लीडिंग हो रहा है, पेप्टिक अल्सर है ना, इसोफेगल वेरिकिसी है, हुकवर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कौन सा वर्म रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हुकवर्म। कैंसर है, फीमेल के केस में हम यूट्रिन ब्लीडिंग को देखते हैं जो खासतौर पे एमसी में होता है, हेमेचूरिया है। तो ये सब क्या है, डिफिशिएंसी का ये सब चीज, ये कारण है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का। अगला है इंक्रीज डिमांड जैसे अगर ग्रोथ हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ हो रहा है तो भी आयरन की ज़रूरत पड़ेगा। प्रेगनेंसी में आयरन का डिमांड बढ़ जाता है ना। इरिथ्रोपोएटिन थेरेपी में, क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, आरबीसी को फॉर्मेशन करता है, तो उसमें क्या होता है, आयरन का डिमांड बढ़ जाता है। माल एब्जॉर्प्शन, कि आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है बॉडी। जैसे इंट्रोपैथी है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इंटेस्टाइन में डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। गैस्ट्रोकोटोमी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का रिमूव है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, Fe3+ जो है Fe2+ में कन्वर्ट होता है। तो ये एक माल एब्जॉर्प्शन भी रीज़न है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का। पुअर डाइट, अगर मान लीजिए डाइट में आयरन है ही नहीं तो आयरन कहाँ से आएगा, तो ये भी एक रीज़न है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का। साइन एंड सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया,
क्या साइन है और सिम्टम है कि आयरन डिफिशियंसी होगा तो क्या दिखेगा। जैसे इसमें क्या होता है, कोइलोनाइचिया जो है, इसमें क्या होता है कि जो अंगूठा है वो स्पून शेप्ड का हो जाता है, जो नेल्स होगा वो स्पून शेप्ड का हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कोइलोनाइचिया। उसके बाद है एंगुलर एस्टोमेटेसिस। इसमें क्या हो जाता है, फीसर हो जाता है माउथ के अराउंड जो है फीसर देखने को मिलेगा। उसके बाद डिस्फेजिया, किसी चीज़ को निगलने में, खाने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये साइन एंड सिम्टम है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैब डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो क्या लैब का डायग्नोस रहेगा। जैसे ब्लड होगा, ब्लड से देखेंगे, बोन मेरो डायग्नोसिस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री होगा, है ना। तो ब्लड में आपको क्या दिखेगा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन डाउन रहेगा, आरबीसी डाउन रहेगा, रिड्यूस रहेगा, बट रेक्टिक काउंट हाई रहेगा। हीमोग्लोबिन डाउन रहेगा, आरबीसी डाउन, रिड्यूस रहेगा, है ना। उसके बाद रेक्टिक इंक्रीज होगा, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी ये भी क्या होगा, डिक्रीज रहेगा। क्योंकि ये जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का एग्जाम्पल है ना। और इसमें क्या होता है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी सब रिड्यूस हो जाता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये नॉर्मल रहेगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर हम बात करें बोन मेरो का, तो बोन मेरो में क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज करेगा, सेल्यूलिटी इंक्रीज करेगा, एमई रेशियो डिक्रीज करेगा। एमई का मतलब हुआ माइल्योइड इरिथ्रोइड, माइल्योइड और इथराइड रेशियो क्या करेगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद मैरो आयरन डिफिशियंसी होगा। बायोकेमिस्ट्री, तो सीरम आयरन ये भी रिड्यूस करेगा, सीरम फेरेटिन भी रिड्यूस हो जाएगा। बट टीआईबीसी का मतलब हुआ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हम ये देखते हैं कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ट्रांस फेरेटिन सैचुरेशन डिक्रीज करेगा। तो ये जो लैब का जो पॉइंट है आपको याद ही रखना है, अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं या पैथोलॉजी से हैं और इसके गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, है ना। उसके बाद होता है पर्ल्स प्रोशियन ब्लू स्टेन। अब हम क्या करते हैं, बोन मेरो स्टेन डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ आयरन गोल्ड स्टैंडर्ड। अब हम क्या करेंगे कि बोन मेरो स्टेन करेंगे और उसमें आयरन का डिटेक्शन करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड से। बट ये क्या है, एक प्रकार का इन्वेसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, नीडल को डालना पड़ता है ना। अगर नॉर्मल बोन मेरो देखोगे आप, नॉर्मल बोन मेरो देखोगे तो इसमें क्या होगा, स्टेन शुड बी ब्लू। स्टेन कैसा होगा, ब्लू होगा और ब्लू डॉट प्रेजेंस होगा इरिथ्रोइड का, आरबीसी का ब्लू डॉट प्रेजेंट होगा। अगर हम नॉर्मल बोन मेरो देखें तो नॉर्मल बोन मेरो में क्या दिखेगा कि ब्लू और ब्लू डॉट इरिथ्रोइड प्रेजेंट होगा। ओके, पर्ल स्टेन इन आईडीए। अगर हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में अगर हम देखें, अगर हम अब क्या करते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का जब पल्स स्टेन करेंगे तो हमें रिड्यूस या अब्सेंट दिखेगा। क्या, हीमोसिड्रिन क्या दिखेगा, अब्सेंट दिखेगा। इसमें जो ब्लू डॉट इरिथ्रोइड है वो भी आपको नहीं दिखेगा, है ना। अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो वो नॉर्मल साइज होता है, कलर नॉर्मल होता है और नॉर्मल इसका माइक्रोस्कोपी। अगर हम बात करें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का, अगर मॉर्फोलॉजी का बात करें तो माइक्रोसिटिक होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, एन आइसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वेरिएशन इन साइज। कई बार ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है कि वेरिएशन इन साइज को क्या बोलते हैं, एन आइसोसाइटोसिस। उसके बाद पोइकोसाइटोसिस, वेरिएशन इन शेप। तो ये हो गया। अगला हम आयरन स्टडी करें, आयरन स्टडी दो एक कंपेयर करते हैं थैलेसीमिया से। एक तरफ है हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और दूसरी तरफ है थैलेसीमिया।
टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगा ट्रांसफेरिन का, वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ज़्यादा दिखेगा। थैलेसीमिया में TIBC डाउन रहेगा। सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ये तीन के तीन क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कम मिलेगा, जबकि थैलेसीमिया में क्या होगा, ये तीनों के तीनों ज़्यादा दिखेगा। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ IDA। ये हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कदाल क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहला, अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन है, हम उसे आयरन का रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, ओरल, जैसे फेरस सल्फेट, ओरल मेडिसिन में आता है फेरस सल्फेट, जो कि एक टाइम 6 महीने तक देना है, OD फॉर 6 मंथ। उसके बाद अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है तो IV लगाओ। IV में होता है फेरिक सुक्रोज, OD देंगे, कितने, 6 मंथ के लिए देंगे। अगर पेशेंट हमारा रिकवर हो रहा है तो क्या होगा कि 2 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन शुड बी रेज 2 ग्राम पर DL एवरी 3 वीक। हर 3 हफ्ते में 2 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तो मान लेंगे हम गुड रिस्पॉन्स है। ओके।